आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JIT के तहफ़्फ़ुज़ात और मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात JIT की तहकीकात के हवाले से दोनों केसों की समाअत सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। JIT एक तरफ कह रही है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जो तरीक़ाकार तहकीकात का है वो कानून के मुताबिक नहीं है, आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने पेश होना है, मेरे ख्याल में तो अभी तक उसके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है, जब तक पेश नहीं होते। कहा यही जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब पेश हो जाएंगे, पेश होंगे तो रिकॉर्डिंग भी होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वकील कह रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब कि रिकॉर्डिंग कानून के मुताबिक नहीं है। मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर कानूनदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आमिर साहब क्या कह रहे हैं वकील साहब मुस्लिम लीग नून के, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक नहीं है, क्या खतरा क्या है? खतरा, उन्होंने दो चीज़ें आज अदालत को अपने आर्ग्यूमेंट्स में पेश की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी जो CRPC के आर्टिकल सेक्शन 161 CRPC है और 162 और 1, इसमें उन्होंने तरीक़ेकार बताया है कि जी जो एग्ज़ामिन होगा, कोई भी बंदा किसी भी केस में जब एग्ज़ामिन होता है तो उसको एग्ज़ामिन या ओरली किया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर अगर चाहता है तो उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा। जब वो राइटिंग में रिड्यूस करेगा तो इन्हीं प्रोविजंस में ये दिया गया है सब क्लास 3 में कि कोई भी उसके सिग्नेचर्स नहीं लिए जाएंगे उस स्टेटमेंट पे जो उसने इन्वेस्टिगेटर के सामने रिकॉर्ड कराई है। और वो सिग्नेचर ना लेने का पर्पस यही है कि जब वो गवाह दोबारा अदालत में जाए या जब वो गवाह अपना बयान दे रहा होता है तो उस पर किसी किस्म का प्रेशर ना हो कि जी तुमने ये कहा था, ये तुमने साइन कर दिए, अब तुम्हारे ऊपर लाजिम हो गया कि तुम यही स्टेटमेंट दो। तो इस पे ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू, और या ये उसी के इक्वल है सिग्नेचर्स लेने के, कि उस पर प्रेशर अनड्यू होगा, इसलिए इसको कोर्ट जो लॉ जो सा है वो परमिट नहीं करता और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसको रोका जाए। अगर JIT के सामने जो 161 के अंदर तहकीकात के दौरान स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही हैं उसको फाइनलिटी अटेन नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सिग्नेचर्स नहीं होंगे ताकि दोबारा उसको बाइंड ना किया जाए। ये जो 161 की स्टेटमेंट होती है इसको फाइनलिटी तो कोई भी नहीं, इट्स अ स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस। ये इस पर्पस के लिए दी जाती है कि कल को जब क्रॉस एग्जामिन करता है दूसरा काउंसिल, ऑपोजिट काउंसिल, तो वो उसको कंट्राडिक्ट कराने के लिए कि जनाब तब तो आपने अपने बयान में ये कहा था, आज आप ये नई बात इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या तब आपने ये बात की थी, आज आपने ये बात नहीं की, तो उसकी वो 161 की स्टेटमेंट निकाल ली जाती है जो राइटिंग में होती है। ये आप बता रहे हैं कि ये तमाम तर प्रोसीजर है जी, ट्रायल में होता है, ट्रायल में होता है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है? जी जी, कोर्ट ने इसीलिए कहा कि अभी तो एविडेंस गैदर हो रहा है, आप ये ऑब्जेक्शंस वगैरह ड्यूरिंग ट्रायल भी कर सकते हैं। वाई एट दिस स्टेज? बल्कि एक जैसा ट्रायल, कौन सी ट्रायल? जो इसके बाद अगर ये जो है, आप अगर कह रहे हैं अगर इसका ट्रायल होता, हमारी दानिश के मुताबिक, यही मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, हमारी दानिश के मुताबिक JIT ने तहकीकात करनी है और तहकीकात करके सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रख देनी है, बेंच ने उसके ऊपर फैसला सुनाना है हमारी दानिश के मुताबिक। नहीं, हमारी दानिश के मुताबिक भी और सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक, क्योंकि उस फैसले में उन्होंने लिखा है कि ये जो बेंच होगा ये देखेगा कि आया कोई रेफरेंस फाइल करना है नैब का, आया कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी है, और अगर करनी है तो दे वुड से कि जी ठीक है ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, ट्रीट इट एज ए चालान, इसको चालान या रेफरेंस के तौर पे वो मुतलका कोर्ट भिजवा देंगे, वहां पे ट्रायल हो सकता है। नहीं फैसला करेंगे खुद, तो ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये तो कुछ नहीं फैसला कर सकते रिगार्डिंग क्रिमिनल जो केसेस हैं। हाँ, रिगार्डिंग 61 आर्टिकल 61 62 उस पहली जजमेंट में ये आया है कि वो ये डिसाइड करेंगे कि सादिक और अमीन की हद तक ऑब्वियसली यही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन की हद तक फैसला कर सकती है, लेकिन जहां तक फ्लैट्स का मामला है, जहां तक मनी ट्रेल का मामला है, वो आपके ख्याल में ट्रायल ऑब्वियसली उसका ट्रायल होगा। जहां तक कि कोई कमीशन या ओमिशन या कोई ऑफेंस हो रहा है, जहां भी कोई ऑफेंस को अगर आते हैं कि जनाब आपके इस एक्ट की वजह से ये ऑफेंस बनता है, तो उसके लिए जो मुतलका कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वहां पे जाएगा, एविडेंस आएगा, डिफेंस का मौका दिया जाएगा, पूरा केस का ट्रायल होगा और उसके बाद एक जजमेंट आएगी। अगर आपको कहना मान लिया जाए
कि इस तहकीकात के बाद मनी ट्रेल के हवाले से या लंदन फ्लैट्स के हवाले से ट्रायल होना मकसूद है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तो वो ट्रायल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली नॉट एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ रेफर कर देगा कि ये रेफरेंस में भी फाइल, इसको रेफरेंस ट्रीट किया जाए और मुतलका कोर्ट में जस्ट लाइक एन FIR काट दी जाती है। तो उसके बाद वो मुतलका जो भी अदालत है, इसमें चूंकि अब तफ्तीश हो चुकी है, GIT ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, तो मेरी दानिश में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसी मटेरियल को अगर वो समझते हैं कि ये काफ़ी है तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाएगा, ट्रायल कोर्ट में, और वहाँ पे ट्रायल शुरू हो जाएंगे जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। और क्या कोई ऐसी नज़ीर मौजूद है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ट्रायल किया हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो खुद ट्रायल कर ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट कैसे ट्रायल? हाई कोर्ट्स को बाज़ केसेस में इजाज़त होती है ट्रायल की, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में उसकी रीजनिंग देनी पड़ती है। तो इस केस में किसी भी लेवल पे ये मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी क्रिमिनल केस का खुद ट्रायल करे, खुद ट्रायल कर सके। नॉट एट ऑल। अच्छा, ये इसकी वजाहत नहीं थी जजमेंट के अंदर कि तहकीकात के बाद एक ट्रायल होगा और ट्रायल में मुल्जिम को भी मौका होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो हमारी बेसिक जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जी, उसमें दिया हुआ है, और द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस यही है कि जहां भी ट्रायल होता है तो प्रोसिक्यूशन को पहले कहा जाता है कि जी आपके पास क्या मटेरियल है जिसकी बेसिस पे आप कहते हैं कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है। जब वो मटेरियल सामने आ जाता है तो डिफेंस को मौका दिया जाता है कि आप बताइए आपके खिलाफ ये शहादतें आई हैं, ये क्या चीज़ है, आया आप डिफेंस में कुछ पेश करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि आया प्रोसिक्यूशन के केस में कोई जान थी, कोई उन्होंने अच्छा केस दिया है, उन्होंने प्रूफ कर दिया है दैट ही इज गिल्टी बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, या डिफेंस के वर्जन को ले लेते हैं और उसको क्विट कर सकते हैं, अदालत उनको बरी भी कर सकती है। इट डजंट मीन कि उन्होंने सजा देनी है। आपके कहने के मुताबिक इस केस की तहकीकात के नतीजे में जहां तक मनी ट्रेल वाला मामला मौजूद है केस के अंदर, उसमें एक ट्रायल की जरूरत है। दैट इज अ मस्ट, जरूरत नहीं। अगर कोर्ट इस नतीजे पे आती है कि देयर इज सफिशिएंट मटेरियल कि जो प्राइमा फिशाई एक क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो कोर्ट उसको भेज देगी मुतलका अदालत में कि वहां पे जाके फिर फ्री कैन को मौका मिलेगा कि अपना डिफेंस करें या अपना केस पेश करें, और उसके बाद वो अदालत डिसाइड करेगी कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है या नहीं। और अगर वो कहती है कि यस एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो फिर उसकी पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ दी जाएगी। अच्छा, उसमें वही तरीकाकार अपनाया जाएगा जो उमूमी तौर पर मुकदमों की 100%, FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद और FIR तहकीकात की या के बाद रेफरेंस का होता है या नैब का होता है, वही तरीका। अच्छा, और वो तरीकाकार हम जरा जानना चाहते हैं। उसमें एक ट्रायल कोर्ट होता है जो कि पहला स्टेप होता है, जहां पे ट्रायल होता है, जहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, गवाहान आते हैं। उस पहले स्टेप से मैं आपकी बात काट रहा हूं, उस पहले स्टेप से पहले एक इदारा होता है, या पुलिस होती है या नैब होता है, या जो JIT होती है, जो तो इस JIT तो अब आई है ना जी, चल नहीं, अब बन रही है, कराची में भी आप देख ले, मुख्तलिफ केसेस में बन रही हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, इवन नैब के लॉ में भी परमिसेबल है कि अगर आपको दूसरे इदारों से मदद लेनी है तो आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन FIA को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं, ये नैब प्रोविजंस में है। तो ये होता है कि इस पर्टिकुलर केस में चूंकि ये स्टेज शायद अब ये मुकम्मल हो जाएगी GIT की जो इन्वेस्टिगेशन है, तो उसी के बेसिस पे ट्रायल कोर्ट में चला जाएगा। ट्रायल कोर्ट में जब जाएगा तो जज साहब चार्ज फ्रेम करेंगे सबसे पहले कि जी आपके खिलाफ इन ऑफेंसेस का एलिगेशन है, तो वी चार्ज यू अंडर दीज ऑफेंसेस। और उसके बाद फिर वो उसके बाद प्रोसिक्यूशन को कहेगा जनाब आपके पास क्या गवाहान है, आप कहते हैं कि इन्होंने ये ऑफेंस किया है, वो तमाम गवाहान को ले आइए, वो तमाम मटेरियल कोर्ट के सामने रखिए, वो मटेरियल आ जाएगा। उसके बाद एक 342 की CRPC की स्टेटमेंट होती है कि मुल्जिम को मौका दिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस है, तुम क्या कहते हो, तुम इनका डिफेंस करना चाहते हो। ये सारा ट्रायल का प्रोसीजर है। इसमें ये भी ऑप्शन अवेलेबल होगा शरीफ बरादरान, शरीफ खानदान के पास, या मियाँ साहब के पास या हसन हुसैन साहब के पास, कि वो अपील दायर कर दें हाई कोर्ट में, किसी में कहें कि ये कानून के मुताबिक ट्रायल नहीं हो रहा, इस गवाह को कानून के मुताबिक नहीं बुलाया गया, इसमें ये कानून की कमी रह गई, ये कानून के ऊपर, जिस तरह आज ख्वाजा हारिस साहब आर्ग्यू कर रहे थे कि जी वहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो। मैं आपकी बात फॉलो कर गया हूं, उसमें देखें कानून में है, अब CRPC में है कि जी सेक्शन 265 के
आप ये जाके कह सकते हैं कि ये कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, इस प्रोसीडिंग्स को क्वॉश कर दिया जाए, खत्म ही कर दिया जाए सिरे से। होता है अक्सर एफआईआर खत्म होती हैं, वो मजाज होंगे ये अपील दायर करने के। इट्स नॉट एन अपील, इट्स एन पिटीशन, इट्स एन एप्लीकेशन, इट्स देयर राइट कि वो 265 वंस द चार्ज इज फ्रेम्ड या इवन बिफोर दैट वो जाके कह सकते हैं हमारे खिलाफ कोई केस नहीं बनता, इसको खत्म किया जाए। ठीक है, और अगर केस कंक्लूड हो जाता है तो उसमें फिर अपील भी दायर हो सकती है। वो हाई कोर्ट फिर एक नई समाअत करेगा, उसकी हाई कोर्ट करेगा, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आएगा, वही जो एक रूटीन के केसेस में होता है। रूटीन के केसेस में अगर फैसला आ भी जाए तो हाई कोर्ट ये कह सकता है कि ये फैसला लागू नहीं हो सकता जब तक हम फैसला ना कर लें। हाई कोर्ट क्रिमिनल केसेस में ये करता है कि अगर तो कोई अच्छा केस है लागू, इसमें वो लागू वाली बात नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल केस, ठीक है, इसमें या सजा होनी है या क्विटल होना है, और सजा सस्पेंड हो सकती है हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। हो सकती है सेक्शन 426 में आप जाके कह सकते हैं कि सजा को सस्पेंड किया जाए और बेल भी दी जा सकती है। ठीक है, ये आप कन्विक्शन से कह रहे हैं कि ये जो अब जेआईटी के मामलात चल रहे हैं इसके ऊपर एक ट्रायल होना बाकी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा, आप कह रहे हैं दो पहलू होंगे उसके, एक मियां साहब की अहली या नाअहली का 62 या 63 वाली बात की। देखिए सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि ये जो मटेरियल आ गया है जी, इससे तो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ये मनी का ट्रेल, ये व्हाटएवर इट इज, अगर उस एविडेंस से, उस जेआईटी की रिपोर्ट से ये चीज सामने आ गई कि एवरीथिंग वाज डन अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट इसको यहीं खत्म करेगी और इमरान खान साहब की जो पिटीशन थी वो डिसमिस तस्वर की जाएगी और यहाँ से ये बाइज्जत तौर पे अपना क्लीन चिट लेकर निकल जाएंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट से कह सकती कि केस नहीं बना। यस, व्हाई नॉट। अच्छा, ये नहीं कहे आपने, आपके मुताबिक ये नहीं कहेंगे कि केस बन गया, उसके लिए ट्रायल दरकार है, आप कह रहे हैं केस बन गया का मतलब वो ये कहेंगे कि प्राइमा फिशाए ये अमाउंट्स टू सर्टेन ओमिशंस हुई हैं जो एक प्राइमा फिशाए एक केस कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्राइमा फिशाए, ठीक, तो क्योंकि अभी तहकीकात हो रही है। पॉइंट वेल टेकन। दूसरा केस भी आज मौजूद था जेआईटी के तहकीकात के हवाले से, वो कह रहे हैं कि रखना डाला जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहते हैं आप, क्या हो रहा है? उस पे आज उन्होंने बड़ी एस्टोनिशिंग सी बात है कि इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी मैं मौजूद था और उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को, उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, कहा था कि आप इसको पढ़ें और इसका जवाब दें। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब खुद आ गए और उन्होंने कहा जी मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, वो पढ़ नहीं सके, मैं बहुत हूं जी, तो मुझे टाइम दिया जाए मैं इसको पढ़ लूं। तो इस पे एक जज साहब की ये भी ऑब्जर्वेशंस थी कि आप इसको पढ़ भी लीजिए और देख भी लीजिए और ये भी देख लीजिए कि ये जो अगर कोई हर्डल्स डाल रहा है, अगर कोई रुकावटें आ रही हैं, अगर कोई एविडेंस नहीं दे रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, तो क्या ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट का होता है या नहीं, इससे कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, अटॉर्नी जनरल साहब मियां साहिबान के मुकदमात भी लड़ते रहे हैं, उनकी डिफेंस के अंदर भी मुकदमात लड़ते रहे हैं, बहुत सारे केसेस उन्होंने मियां साहिबान के लिए लड़े हैं अशतर औसाफ साहब ने। अब वो अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के और अपॉइंट भी उनको हुकूमत की तरफ से किया गया और वो मियां साहिबान की हुकूमत, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसके नॉट एट ऑल। देखिए जी, उनको अपॉइंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर, ठीक है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड ही इज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग नॉट मियां नवाज शरीफ, नॉट एनीथिंग एल्स बट द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट करना है और उन्होंने कोर्ट को लॉ के मुताबिक फैक्चुअल पोजीशन देनी है, तो वो किसी साइड के वकील नहीं है। ठीक है, आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे, अपनी राय से आपने हमें आगाह किया। इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि जेआईटी की तहकीकात के बाद बहुत लाइकलीहुड है, बहुत चांस मौजूद है कि एक ट्रायल चले अदालत के अंदर, जैसे नॉर्मल केसेस की ट्रायल चलती है। इस सेगमेंट में यही कुछ नाज़िर। अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं उस बजट के हवाले से जो अपोजिशन के बगैर खास तरीका मौजूद है, अपोजिशन का एक खास रोल मौजूद है। हुकूमत अपोजिशन के बगैर बजट पास कर सकती है, रूल्स के मुताबिक तो उन्होंने कर दिया। अपोजिशन मौजूद नहीं थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोरो खौखा हो रहा है कि जो अपोजिशन की इनपुट थी, अपोजिशन के एतराज़ात थे, बगैर डिस्कशन के हुकूमत ने बिल जो है पास कर दिया। इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला, चेयरपर्सन फाइनेंस रेवेन्यू इकोनॉमिक्स अफेयर्स, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंतजार हैदरी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नुमाइंदा वक्त न्यूज़। मैं पहले जानना चाहूँगा इंतजार आपसे,
थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिए, क्या वो मखसूस हालात थे जिसमें से कहा जा रहा है कि चुपके से बिल पास कर दिया, ऑपोजिशन का क्या रोल था, क्या होना चाहिए था, क्या रह गया? हाँ जी बिल्कुल, 26 मई से फाइनेंस बिल जब ले हुआ और जब बजट इजलास आया तो उस वक्त से हम देख रहे थे कि अपोजिशन की जानिब से उस दिन भी हल्का सा एहतजाज किया गया और ऐसा साइन दिया गया कि वो हुकूमत को शायद टफ टाइम देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही बजट तकरीर ख़त्म होती है, अगले दिन इजलास प्रोरोग होता है, 2 दिन का वक्फा आता है और तीसरे दिन पीर के रोज़ जब दोबारा इजलास शुरू होता है 29 मई को, तो उस दिन कायदे इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि जिस तरह से वज़ीर ख़जाना की तकरीर को लाइव नशर किया गया है, इसी तरीके से मेरी तकरीर को भी बराह रास्त नशर किया जाए, जिस पर हुकूमत की जानिब से एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि इससे पहले ये रवायत नहीं रही। गुज़िश्ता साल सिर्फ एक दफ़ा कायदे इख्तिलाफ की तकरीर बराह रास्त गई थी, तो ये रवायत हम बरकरार नहीं रख सकते। इस मामले को अपोजिशन ने इशू बनाया, ऐसा इशू बनाया कि 26 तारीख से आज 14 तारीख थी, आज तक उन्होंने मुसलसल बायकाट किया बजट इजलास का। बजट इजलास में 40 घंटे मुख्तस किए गए थे अपोजिशन और हुकूमत के बहस के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 20 घंटे भी इस अहम इशू पे बहस नहीं हो सकी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक बड़ी तादाद चाहती थी कि वह इस मामले पर बहस करे। हुकूमत को तो वक्त मिल गया, चूंकि हुकूमत के पास पहले भी वक्त था, 20 घंटे से ज्यादा वक्त हुकूमत के पास था, क्योंकि 2 तिहाई अक्सरियत उसके पास। तो नहीं करनी थी ना हुकूमत में से किसी ने बजट पे, तनकीद तो अपोजिशन की तरफ से अपोजिशन ने करनी थी। लेकिन अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन के अरकान कहते रहे, अपनी क़यादत से डरते थे, बराह रास्त कह नहीं सकते थे, सरेआम कह नहीं सकते थे। अलबत्ता वो सहाफ़ियों से कहते रहे, गैलरियों में बात करते रहे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ साल में 2 मौके ऐसे होते हैं जब हम बात कर सकते हैं अवाम की, अपने जो हम मुंतखब करते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, वो सिर्फ बजट इजलास पे कर सकते हैं, और दूसरा हम सदारती स्पीच पे कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल सदर का खिताब हुआ, उस पर पूरा साल बहस ही नहीं हो सकी और नया खिताब आ गया। नया आइनी साल शुरू हुआ, सदर ने फिर खिताब किया, लेकिन सदर का खिताब तो हो गया, उस पर बहस तो बाद में होगी। लेकिन बजट इजलास गुजर चुका है, एक दिन भी किसी अपोजिशन रुकन को बजट बहस पर बहस में हिस्सा नहीं लिया। बहस में हिस्सा नहीं लिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान लोगों का नुकसान हो गया। सेनेटर साहब, सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी जी सुन सकता हूँ। सर साहब, नुकसान लोगों का हो गया, आपस में ऑपोजिशन की और हुकूमत की ठनी रही, रेल रोड कर दिया गया बजट जो है पार्लियामान से। जी ये तो देखें, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये तो गवर्नमेंट हमेशा, ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रहती है कि हम किसी तरह से ऑपोजिशन को अवॉइड करके बजट पास कर लें। लास्ट टाइम जब वॉकआउट किया हुआ था उन्होंने, ऑपोजिशन ने, तो इन्होंने पीछे से बजट पास कर लिया। तो ये तो गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी इनकी नेशनल असेंबली में इसलिए रहती है कि नेशनल असेंबली का वोट है बजट के ऊपर। ना ये चाहते हैं बजट पे डिस्कशन हो, ना ये चाहते हैं बजट पे वोट हो। अगर आप सेनेट को देखें तो सेनेट में 14 दिन बजट नॉन स्टॉप कमेटी में डिस्कस होता है, तो नॉन स्टॉप बजट पे डिबेट होती है, स्पीचेस होती हैं, सब कुछ होता है, और वहां एक्चुअल डेलिब्रेशन होती है बजट के ऊपर। मगर क्योंकि सेनेट का वोट नहीं है तो गवर्नमेंट इज नॉट डिस्टर्ब कि सेनेट जो भी कहेगी वो तो हमारा प्रोरोगेटिव है, हम एक्सेप्ट करें या ना करें। जहां वोट है नेशनल असेंबली में बजट का, वहां उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ऑपोजिशन को हम बोलने ना दें, किसी तरह से ऑपोजिशन की हम तकरीरें लाइव ना दिखाएं, किसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज ना उठाए जाएं, किसी तरह से बजट पे कोई डिबेट ना हो जिसपे गवर्नमेंट को एक्सपोज किया जाए, और वोटिंग ना हो। और आप कंटिन्यूसली 4 साल का अगर इनका तरीकेकार निकालें तो वो यही है कि हम किसी तरीके से बजट को पास करवा लें विदाउट दी ऑपोजिशन। ठीक है सेनेटर साहब, होता है जी सेनेटर साहब, जो रह गया, टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं है, किसान जो हैं वो यहाँ पे आके मारे खा रहे हैं, इकोनॉमी के फिगर्स के हवाले से, आप जीडीपी के फिगर्स के हवाले से, ग्रोथ के फिगर्स के हवाले से आप बात करें, आप सब लोग मानते हैं और जानते हैं कि फज हो रहे हैं फिगर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई वो कैसे पूरी होगी? अब वो नहीं पूरी होगी जी, बिकॉज जब आप तैयार ही नहीं है अपने फैक्चुअल इकोनॉमिक नंबर्स
और सिचुएशन को सामने लाने के लिए और छुपाने के लिए और उनको फज करने के लिए, तो आप कैसे चीजें ठीक करेंगे? अगर मैं बीमार हूं और मैं ये कहूं कि मैं बीमार नहीं हूं और मैं कहता रहूं कि मैं बीमार नहीं हूं, तो मेरी हालत कैसे ठीक होगी? ठीक है। या मैं कैसे हेल्दी हूंगा? तो इनका मसला यही है कि ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हालांकि सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब है। तो जब तक आप मानेंगे नहीं कि सब कुछ खराब है, आप उसको ठीक कैसे करेंगे? मैं यही अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम ही यही है सेनेटर साहब, मैं यही अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था कि ये ऑपोजिशन के पास अपॉर्चुनिटी थी कि एक्सपोज कर सकते हुकूमत को, वो अपॉर्चुनिटी लूज हो गई ऑपोजिशन के एहतजाज के अंदर। नहीं, मैं तो नहीं समझा कि वो लूज हुई। वो तो बड़ा क्लियर हो गया कि ऑपोजिशन ने बाहर आके वही बातें की जो कि वो अंदर करना चाहते थे, मगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, उनको दिखाया नहीं गया, उनकी स्पीचेस लाइव टेलीकास्ट नहीं की गई। वेयर एज आपके मिनिस्टर आते हैं, आपके लोग आते हैं, उनकी स्पीचेस टेलीकास्ट की जाती हैं। अगर आप हिस्ट्री निकालें, जो चौधरी निसार साहब जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उनकी हर स्पीच लाइव टेलीकास्ट होती थी। तो ये तो गवर्नमेंट की देखें एक तरीकेकार है वर्किंग की कि हमारे खिलाफ कोई बोले ना, हमें एक्सपोज कोई ना करे। हमारे लिए ये तो मीडिया है, आप कोई अखबार उठा के देख लें पिछले 2 हफ्ते से, कोई मीडिया शो उठा के देख लें, कहीं बजट की कोई तारीफ हुई हो, बजट की कोई सेक्टर की तारीफ हुई हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी सेक्टर ने तारीफ की हो। ये मैंने कभी नहीं देखा कि ओवरसीज चेंबर ने भी इस बजट को कंडेम किया है। पहली दफा मैंने अपनी हिस्ट्री में देखा है कि they have nothing to do with your politics, they have nothing to do with any political party, overseas chamber। उन्होंने भी इस बजट को कंडेम किया है और कहा है दिस इज द वर्स्ट बजट they have ever seen in Pakistan। मानवी वाला साहब, मैं नुक्ता जो ये मैं उठा रहा था, बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू करेंगे, जितने अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, नुमाइंदे बता रहे थे कि एक खास टाइम एलोकेट हुआ होता है अंदर, जिसके अंदर बहस होनी होती है, वो टाइम तो यूटिलाइज नहीं हुआ। तो हाउ डू यू मेक अप फॉर दैट? अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, वो देखें वो टाइम कैसे यूटिलाइज हो कि जब आप ऑपोजिशन की बात ही नहीं सुन रहे, उनके कट मोशन जमा हुए हैं वो आप टेकअप नहीं कर रहे, उनकी जो स्पीचेस हैं वो आप दिखा नहीं रहे, तो वो क्या मतलब ऑपोजिशन क्या करेगी? वो यही करेगी ना कि बाहर आके प्रोटेस्ट करेगी, और वो कर रहे हैं। आज भी आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सबकी बातें कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। और मैंने तो किसानों का प्रोटेस्ट अटेंड किया जिस दिन उन पे पथराव किया गया पार्लियामेंट के बाहर। तो ये सारी चीजें तो सबने देखी है, आंखों देखा हाल कि इस बजट का क्या हाल है और इस बजट ने क्या तबाही की है इस मुल्क की। और तब भी आप कह रहे हैं कि जी सब कुछ अच्छा है और हमने तो बहुत जबरदस्त बजट पेश किया। ठीक है, इंतजार जब ऑपोजिशन जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके के ऊपर फिर जवाब देना होता है, सेटिस्फाई करना होता है, वो अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं हो, दैट इज लॉस्ट, बिल्कुल लॉस्ट किया। असल मसला ये है कि मानवी वाला साहब कह रहे हैं कि गुज़िश्ता साल इस तरह हुआ कि अपोजिशन वॉकआउट भी थी तो हुकूमत ने चुपके से बजट पास करा लिया, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा ये हुआ कि अपोजिशन ने तो खुद रास्ता दिया हुकूमत को कि आप आराम से अपना बजट पास करवा लें। आप गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर देखें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह साहब की, उन्होंने उसमें यह कहा कि हुकूमत अपना बजट पास करा ले, हम बजट पे कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, ये अपनी तकरीर करें, वाइंड अप करें अपनी स्पीच और बहस जो उसको वाइंड अप करें, हम एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे, एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। इन्होंने खरीज पे बात की, उन्होंने कहा कि मुल्क रहेगा तो बजट रहेगा, ये बात उन्होंने की। उसके बाद वो वॉकआउट कर गए। आज भी ऐसे ही हुआ कि आज अलामती तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह पहले उन्होंने नुक्ता एतराज़ पर बात की और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम अलामती तौर पर धरना देते हैं। वो स्पीकर डाइस के सामने गए, थोड़ी देर धरना दिया। उस वक्त स्पीच स्टार्ट हो चुकी थी इसहाक डार की। उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो मंजूर करवानी थी, इजाफी खराजात मंजूर करवाने थे। 310 अरब से जायद के इजाफी खराजात मंजूर हुए हैं। आया कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो करना चाहिए था अपोजिशन को कि आप ये इजाफी खराजात किस मद में कर रहे हैं, कहाँ खर्चे किए हैं, कैसे खर्चे किए हैं, 2 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, वो कैसे खरीदे गए हैं। ये सारे सवाल थे जो अपोजिशन ने करने थे। ये सवाल क्यों नहीं किए? अपोजिशन ने अपना वो वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुझे सिर्फ एक बात ये समझ नहीं आती कि बायकाट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मसला ये है कि इससे अवाम को फायदा क्या हुआ अपोजिशन के इस बायकाट से?
ठीक है। अब मांडवी वाली साहब, आप सुन रहे हैं हमारे नुमाइंदे ने जो बात की, अवाम को क्या फायदा? बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। वी वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू इट कि लोगों को क्या फायदा हुआ। वो कह रहे हैं कि जी एडिशनल भी उन्होंने ग्रांट मंजूर कर ली और तमाम चीजें हो गई आपके बाइकआउट की वजह से, एक रास्ता मिल गया उनको, लेजिटिमेसी। खैर वो जी, देखें हर साल वो यही एक्सक्यूज होता है। इस साल उन्होंने यही प्लान किया था गवर्नमेंट ने कि किसी तरीके से हम जो है वो ऑपोजिशन को अनॉय करेंगे, और लास्ट टाइम वॉकआउट हुआ, पीछे से बजट पास हो गया, और इस दफा उन्होंने कहा कि जी हम आपकी कोई स्पीच जो है वो टेलीकास्ट नहीं करेंगे, हम आपको इजाजत नहीं देंगे, और आपकी जो कट मोशंस हैं वो हम टेकअप नहीं करेंगे। तो अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या रह गया था? यही रह गया था कि वो वॉकआउट करें और रिजेक्ट करें। तो ये तो देखें, ये तो पार्लियामेंट में यही तरीके अवेलेबल हैं आपके पास, और तो कोई तरीके अवेलेबल है नहीं। ठीक, आप कह रहे हैं कि ये जो बजट पास किया गया है, ऑपोजिशन ने इसके ऊपर बहस नहीं की है, ये ऑपोजिशन की बहस ना होने की वजह से वो सैंक्टिटी अटैच्ड नहीं है इस बजट में, जो बिल्कुल नहीं है, जो आमतौर पर होती है। दिस इज अ वन साइडेड बजट, एंड दिस इज अ बजट ओनली फॉर द गवर्नमेंट। इट हैज नो अप्रूवल ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन हैज रिजेक्टेड दिस बजट। अब इस हवाले से कोई स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाएंगे इस बात को हाईलाइट करने के लिए, हुकूमत को बावर करने के लिए? आप तो खुद मान रहे हैं कि बजट के हवाले से कोई अच्छी चीज आ नहीं रही है। जी बिल्कुल, हम कंटिन्यू करेंगे और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। और आप देखिएगा कि गवर्नमेंट विल हैव टू कम एंड डिस्कस विद द पार्लियामेंट के विद द ऑपोजिशन टू रिजॉल्व दिस इशू। क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन के बगैर बजट पास कर रहे हैं और सेनेट जो रिकमेंडेशंस दे रही है वो भी आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे इन द बजट, तो ये किसका बजट है फिर? ये इस मुल्क का बजट तो नहीं है, ये तो PMLN का बजट हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब। इंतजार हैदरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो ऑपोजिशन की और हुकूमत की आपस में ठन गई स्पीच के मामले के ऊपर के खुर्शीद शाह साहब की स्पीच जो है वो टेलीकास्ट की जाए PTV के ऊपर, उसकी वजह से नुकसान जो हमने डिस्कस किया वो ये हुआ। कोई सेक्टर, आप टेक्सटाइल वालों को देख लें, आप इंपोर्टर्स को देख लें, आप किसानों को देख लें, आप ग्रोथ के फिगर्स के हवाले से बात कर लें, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बजट जो है ठीक नहीं है, हमसे बात नहीं की गई, स्टेक होल्डर्स से बात नहीं की गई। लेकिन यहाँ पे हम ऑपोजिशन को ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी कोई ख़ास अपना हिस्सा डाला नहीं, सवाए इसके कि सैंक्टिटी जो अटैच्ड होती है डिबेट की, कि ऑपोजिशन ने इसे डिबेट किया है, वो इसके साथ नहीं लगी होगी। अब ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी से पता चलेगा कि क्या वाकई जेन्युइनली प्रोटेस्ट कर रहे थे और परसू करेंगे हुकूमत को इस मामले के ऊपर, कि या फिर जैसे हमारे नुमाइंदे कह रहे थे कि खुला रास्ता सा मिल गया हुकूमत को ये बजट पास करने का। इस सेगमेंट में इतना ही। अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं नाज़रीन, रमज़ान के हवाले से जो सब्सिडी दी गई है सस्ते बाजार, हुकूमत ने 1.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी ताकि लोगों को सस्ती अशियाए खुर्दनोश फराहम की जा चुके हैं। उसमें चंद अशियाए खुर्दनोश हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर सब्सिडी नहीं है। पंजाब ने भी 2 अरब रुपए की सब्सिडी दे रखी है। पंजाब भर में 319 रमज़ान बाजार और 27 मॉडल बाजार लगाए गए हैं। क्या ये तमाम पंजाब के लिए काफ़ी हैं? हमारे तक जो बातें पहुंची उसके मुताबिक जो लोग पसमानदा इलाकों में रहते हैं ज़्यादातर, उनके हवाले से बात है, वो कहते हैं कि हमारे लिए भी अगर सस्ते बाज़ार अगर मौजूद होते तो हम भी सस्ती अशियाए खुर्दनोश जो हैं ख़रीद कर सकते। ज़्यादातर कंसंट्रेशन कहाँ पर है? शहरों के हवाले से, देहातों के हवाले से क्यों नहीं है? इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। मलिक अहमद खान साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, और मियाँ इब्रार हफीज़ साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब, जानना चाहते हैं 319 रमज़ान और 27 मॉडल बाजार लगाए गए हैं, लेकिन शिकायत यह है कि लोगों को सस्ती चीज़ खरीदने के लिए या तो ट्रैवल बहुत करना पड़ता है या लाइंस के अंदर घंटों घंटों लगे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके लिए ये मुनासिब नहीं उन्हें मालूम होता या भला नहीं मालूम होता कि इतना किराया खर्च करके जाएं, सामान खरीद के लाएं और वापस घर जाएं, सब्सिडी वहीं पे ख़त्म हो जाती। क्या कहते हैं आप?
शुक्रिया सर साहब। देखिए, ये बुनियादी तौर पर इसके 3 पोर्शंस हैं। इस पूरी जो सब्सिडाइज्ड इंसेंटिव है, ये 3 पोर्शंस में इसको आप डिवाइड कर लेंगे जी। इसमें तो कोई शक नहीं कि 319 बाजार जो हैं कपल्ड विद मॉडल बाजार, ये बहुत कलील तादाद को, बड़ी कलील नंबर ऑफ पीपल को ये डील करता है। तो इसके साथ जो दूसरा इसका पोर्शन है वो आटे पर दी गई सब्सिडी, जो कि एक बहुत बड़ी सब्सिडी है, विच इज स्लैशिंग द प्राइस हाफ द साइज, उस पर एक जो है बहुत बड़ा इंसेंटिव है और बहुत बड़ी सब्सिडी है। और इसके साथ जो आप देखेंगे कि इसमें बुनियादी तौर पे वो जो है वो टारगेटेड नहीं है, वो इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। और वो पूरे बाजारों के अंदर भी, पंजाब में जितने बाजार आपको नजर आएंगे बिला तफरीक, वो सिर्फ रमजान बाजार के अंदर नहीं रखे गए जो सस्ते रमजान बाजार बनाए गए हैं, वो आम मार्केट में भी आपको ग्रीन बैग जो है वो दस्तयाब है, और वो उसी कीमत पर, जो कि एक सब्सिडाइज्ड कीमत है, उसी के अंदर दस्तयाब है। और उसकी क्वालिटी के अंदर भी किसी किस्म का फर्क नहीं है। जो इसका मकसद था बुनियादी तौर पे वो ये था कि इसको जिस तरीके से भी स्प्रेड आउट है उन लोगों के पास जिनके पास इस्तात नहीं है और जिनको बचत अगर हो सकती है, तो उसको बेसिकली हमने कैसे ऐसे किया था कि जो एक आम आदमी का बजट है उसमें कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली उस बजट को रिड्यूस कर सकती है। तो जो माह रमजान में सबसे ज्यादा चीज फर्क डाल सकती थी वो आटे की सस्ती फरामी थी। और फिर इसके साथ जो बाकी आपने 319 बाजार के जो डिजाइन वो इस तरीके से किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने रूरल अर्बन करेक्टर के टाउन है, उन टाउन्स के अंदर वो रमजान बाजार मौजूद हैं। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि उनकी जो रीच आउट है वो हर देहात तक पहुंचाई जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि एक जो वास्ट एरिया है जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उसे बेनिफिट कर सकें। और तीसरा इसके साथ जो पोर्शन है, जो तीसरा इसका पार्ट है, वो मदनी दस्तरखान का है, जिसपे गवर्नमेंट के एक्सचेकर से कुछ खर्च नहीं होता। फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं उसको एक मैकेनाइज्ड मैनर में हर शहर के अंदर, हर तहसील तलका के लेवल पर एक, और एक जो थाने की लेवल पर टाउन है, उस टाउन के अंदर ये मदनी दस्तरखान भी जो है वो लगते हैं। और वो कोई तकरीबन 2700 के करीब हैं, जिसको चेयर करते हैं हमारे हाजी नवाज साहब जो हमारे एक्स MP हैं, और वो बड़ी एक रिलीजियस ज़ील के साथ इसको करते हैं। तो एक बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है 3 चीजों पर। एक तो बिल्कुल वो डेस्टिट्यूट जिनके पास बिल्कुल ही इस्तात नहीं है तो वो बेनिफिट करते हैं, मदनी जो हमारे दस्तरखान लगे हैं उनसे। दूसरा जो 319 बाजार है उनकी जो डेमोग्राफी है वो इस बुनियाद से डिजाइन की जाती है कि जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड बेनिफिट। ये हमारा दावा कतई नहीं है कि इसके साथ पूरे पंजाब को यकसर इतनी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट। ये हर साल इनके अंदर एक इंक्रीज आ रहा है, एक परमानेंट फीचर के तौर पे मैंने लेके जा रहे हैं। एक बड़ा एक्सचेकर भी इस पर गवर्नमेंट का स्पेंड जरूर होते हैं, लेकिन इससे ये जरूर होता है कि जो आपकी सब्सिडाइज चीजें हैं, जो फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, वो आपको बाजार के रेट से कंपैरेटिवली जो एक गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके मुताबिक वहां से मिलती हैं। जैसे बाहर के रेट को भी हम अंडर कंट्रोल रखते हैं, प्राइस मैजिस्ट्रेट्स बाकी बाहर के रेट्स को भी कोशिश करते हैं कि रमजान के बाजार के मुताबिक, लेकिन कुछ चीजों को मार्केट फोर्स ड्राइव करती है। सो मीनिंग बाय इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी समहाउ आर बेनिफिटिंग विद इट। इससे कोई ना कोई इफादियत है इसकी वो हर तबके के लिए मौजूद है। और इसके साथ एक हम कोशिश करते हैं कि रमजान में एक स्पेशल अरेंजमेंट नजर आए, बिल्कुल उनको आम मार्केट फोर्सेस की ड्राइव करना छोड़ दिया जाए पब्लिक को। एक रमजान के अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट जरूर जो है जिसके अपने जो है बड़े सम्राट भी मौजूद हैं वो नजर आनी चाहिए, और लगे कि हुकूमत का जो है ताल्लुक अपने रोजादारों के साथ, अपने लोगों के साथ जो माह शहर रमजान से उसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट और उसकी अहमियत के मुताबिक चीजें नजर आनी चाहिए। सो इन बुनियादों पर ये सारा जो है इसको हम डिजाइन करते हैं एंड कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक रिलीफ पहुंचे। ठीक, मैं मियां इब्रार हफीज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी प्लीज। मियां साहब, कोई आपके जहन में कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है कि जो मलिक साहब कह रहे हैं कि हमने तो बेस्ट पॉसिबल तरीके से कोशिश की कि तमाम लोगों को ये पहुंचे, डिजाइन किया जाता है जहां पे ज्यादा लोग मौजूद हो, एक्सेसिबिलिटी हो, वहां पे ये खोले जाएं, लेकिन हमारी जो शिकायत है उमूमी तौर पर वो ये है कि तमाम तबके जो हैं उन तक नहीं पहुंचता, खास तौर पे उन पसमानदा इलाकों के अंदर नहीं जाता जहां पे लोग गुर्बत की लकीर से ज्यादा नीचे रह रहे हैं। क्या कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला है
आप बता सकते हैं कि कोई इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, निज़ाम के अंदर बेहतरी लाई जा सके, क्या कहते हैं आप? नंबर वन तो पंजाब गवर्नमेंट के जो इकदाम है काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन इसमें जो साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे आटे को उन्होंने सब्सिडाइज किया है या फोकस किया है, रमजान में जो चंद बुनियादी शय जिनकी बहुत सारी जरूरत होती है, जो इस्तेमाल भी होती हैं, जिनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है, अपवर्ड जाती है, लोग परेशान होते नहीं हाथों, वो आटे के अलावा घी, चीनी, बेसन और खजूर हैं। अगर ये आइटमें भी अगर शामिल कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये तजवीज़ है। दूसरी बिल्कुल सही बात है, तहसील के बाद हमें बाजारों की तरतीब इस तरह नजर नहीं आती जैसे शहरों में और तहसीलों में नजर आती बड़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में। लेकिन उसके तहसील के बाद बहुत सारी ऐसी लोकेशन होती हैं, अच्छी बड़ी आबादी होती है, चौराहे होते हैं, वहाँ पे ये हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। इनको कोई मोबाइल सिस्टम को ऐसा करना चाहिए कि वहाँ भी इस चीज़ों को वीकली, अगर डेली नहीं कर सकते तो वीकली जाके एक दफा ये किया जा सकता है। मॉडल बाजार जैसे हैं, इनको शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह की चीजों के साथ में। नंबर वन। नंबर टू, जो कि चीज है, इसके अलावा पंजाब हुकूमत के इकदाम हमें बाकी सूबों के साथ नजर नहीं आए, ये एक अच्छा इकदाम है। बाकी सूबों को भी इसे लेना चाहिए, ये मॉडल है ये वाला, वहाँ इकदाम है लेकिन इस तरह के नहीं है। अच्छा, एक के साथ साथ इनका जो कोशिशें, इनके साथ यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन का एक अदारा है जी, वफाकी हुकूमत का है, पंजाब में जो उसके अदारे हैं पॉइंट्स आउटलेट से, लेकिन हम देखते हैं लाहौर में बहुत ही कम है आबादी की निस्बत से, कराची में भी बहुत कम है। वो टोटल यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन पाकिस्तान में 4264 हैं, कराची में 1625 हैं, लाहौर में ये 200 के लगभग हैं, जो बहुत कम तादाद है लाहौर की आबादी की निस्बत से। इन्हें फोकस करना चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर ज्यादा बन सकें और उस पर अशिया सर्फ खुर्दनोश ये दस्तियाब हों। ठीक है, मैं मलिक साहब 2-3 सजेशंस आई हैं मियां इब्रार साहब की तरफ से, मॉडल बाजार के हवाले से है, फिर एक्सटेंशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो है, और फिर कहते हैं घी, चीनी और खजूर के ऊपर आप इस रमजान सब्सिडी को एक्सटेंड कर सकते थे, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल सही, मियां साहब की बड़ी अच्छी तजावीज़ है। इन पर बुनियादी तौर पे हुकूमत का फोकस ये तो जरूर मौजूद है कि बाजार के अंदर जो रमजान बाजार से हटके ओपन मार्केट है, वहां पर इन प्राइसेस को बाहर सूरत अंडर कंट्रोल रखा जाए, और उस पर जो हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं, जो हमारा मजिस्ट्रेसी का निज़ाम है और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान हैं, ये 3 टीयर्स में इसको चेक करते हैं। एक तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चेक करती है कि जिन चीजों का जिक्र मियां साहब ने किया, इसके भी 2 पहलू हैं। एक कि इनकी अवेलेबिलिटी रमजान बाजार के अंदर बड़ी तादाद में होनी चाहिए, बड़ी कसरत से होनी चाहिए, किसी जगह पर कमी नजर ना आए, और कोई इनकी शॉर्टफॉल ना हो कि किसी जगह पर ये चीजें अदम दस्तयाबी ना हो, इनकी कहीं कमी पेश नहीं आनी चाहिए, तो इसको तो इंश्योर किया जाता है। दूसरा इशू है इसकी प्राइस को कंट्रोल रखने का, तो उसके हवाले से भी पूरी कोशिश की जाती है कि जो एक रेट लिस्ट है, हर दुकानदार को जो भी नशियात को फरोख्त कर रहे हैं उसको हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह अहकामात हैं कि उसकी प्राइस को बाहर लिख के आवेजा करे, जो कि विजिबल होनी चाहिए, और वो प्राइसेस के ऊपर जब वहाँ से हमारी इंस्पेक्शन टीम जाती हैं, वो चाहे प्रोविंशियल टीयर से जाएं चाहे लोकल गवर्नमेंट के टीयर से जाएं, वो उनकी डबल चेकिंग करती हैं। जिस दुकानदार ने अपनी फहरिस्त को अवीजा नहीं किया होता, जो एशिया की खुर्द-ओ-नोश की कीमतों की फहरिस्त है, और या फिर कोई अगर उनसे ज्यादा ग्रां फरोशी कर रहा होता है, महंगे दामों दे रहा होता है, तो उनके मौके पर चलान किए जाते हैं, मौके पर फाइन किए जाते हैं। ये रेट लिस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स मौजूद हैं। रेट लिस्ट आवेजा भी अगर जहां पे आपको दिखाई देती है, वो कहते हैं जी रेट लिस्ट के मुताबिक लेना है तो ये सामान पड़ा हुआ है, वैसे अगर आपने अच्छा सामान लेना है तो ये सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, और हमारे यहाँ कल्चर भी मेरा ख्याल नहीं है रेट लिस्ट के हवाले से लोगों का, कि वो दुकानदार से पूछते फिरें कि रेट लिस्ट के मुताबिक आप दे रहे हैं या वैसे दे रहे हैं। उसके हवाले से भी बहुत शिकायत हैं, और जहां पे पूछते हैं वहां पे लड़ाइयां भी हमें बहुत देखने में मिलती हैं। फैसल, आपकी ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी ऑब्जर्वेशन है। ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अपने तई पूरी कोशिश की जाती है कि जो इसमें गवर्नेंस की आम है उसके जरिए इसको इंश्योर किया जाए, और कोशिश की जाए कि कहीं पर ग्रां फरोशी की इजाजत ना दी जाए। मेरा अपना तासुर भी यही था जो आपका है, लेकिन मुझे चांस मिला 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में कि इसकी मॉनिटरिंग को विजिट करने के लिए, कि मैं जाऊं और जाके देखूं कि वो इकदाम कैसे हैं। इसका ये भी हो सकता है कि शायद जब हमारे जाने पे
ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी हरकत में आई होती है, तो हमें तो वो चीज बिल्कुल उसी तरह एक परफेक्ट मैनर में नजर आती है। लेकिन इसके साथ एक स्पेशल ब्रांच का हमने निजाम कंसीव किया है कि वो स्पेशल ब्रांच के अफसरान जो हैं वो अपनी स्नैप चेकिंग करते हैं और उसकी जो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कैबिनेट जाता है तो उसके सामने रिपोर्ट रखी जाती है कि कितने केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए जिसमें पता चला कि ग्राम फरोशी के हवाले से कौन से लोग हैं। सो एक पूरा मरबूत निजाम बनाया गया है जिसमें बाजारों के अंदर जाकर चेक भी करते हैं कि कहीं ग्राम फरोशी हो और वो विजिबल नहीं होता कि गवर्नमेंट के लोग हैं, वो बाय द स्पेशल चीजों को कंडक्ट किया जाता है। कोशिश पूरी की जाती है कि रमजान के बाजार को जो हैं और जो रमजान के दौरान बाकी आम बाजार हैं इनके अंदर किसी किस्म की ना कमी हो और ना ग्राम फरोशी हो। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 अगर मैं आपसे कहूँ, एक बड़ी ऑनेस्ट बात करूं कि मतलब ये गवर्नेंस का वो पार्ट है जिसके अंदर डे टू डे पब्लिक इंटरेक्शन मौजूद है और माह सियाम रमजान की वजह से थोड़ी सी इसके अंदर एक रिलीजियस ज़ील भी आती है। तो उसकी बुनियाद पर मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूँ कि फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 10 आप देखेंगे तो पंजाब आपको कम से कम 7 पॉइंट्स पर तो एक्यूरेसी में नजर आएगा। ठीक है। और वो 7 पॉइंट्स क्या है कि इसमें हम बुनियादी तौर पर वो तमाम इकदाम जिनका मैंने आपने और मियाँ साहब ने भी तस्करा किए है उन पर अपनी लेवल बेस्ड एफर्ट करते हैं कि कहीं पर कोई जो है वो कोई थोड़ी बहुत भी नेग्लिजेंस ना हो। ड्यू डिलिजेंस के साथ काम किया जाता है, प्रोएक्टिवली काम किया जाता है। यहाँ पर ये कोई रिवाज नहीं रह गया विद द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि इन चीजों में उनका बड़ा खास फोकस होता है एंड ही पर्सनली टेक्स अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ मलिक साहब, हाउ डू यू इंश्योर, क्योंकि आपने खुद एडमिट किया कि आप तमाम लोगों तक नहीं पहुंच सकते, कि क्या प्रायोरिटी या क्या फॉर्मूला आपके जहन के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में इस सिस्टम को, इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है जिससे बेनिफिट हो सके वो लोग जो पसमानदा इलाकों के अंदर रहते हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, मैक्सिमम उनको इसका फल मिल सके? उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, इसमें फैसल ये है कि मैक्सिमम आउटरीच होनी चाहिए। जितने लोग जिनके पास इस्तात नहीं है उनके लिए स्पेशल बाजार बनने चाहिए। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। और हमारी अपने तय कोशिश भी ये है कि हम अपनी मैक्सिमम बेस्ट एफर्ट जरूर पुट इन करें। तो कोशिश ये होगी कि आने वाले सालों में इसके दायराकार को बढ़ाया जाए। अगर ये ग्रेजुअल बढ़ता जाता है तो ग्रेजुअल बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से भी ये बढ़े इसका फायदा अवामुल नास तक और खासकर उन तबकात तक जरूर पहुंचना चाहिए जिनकी वजह से ये सारा निजाम कायम है। ठीक है, और मैं तो समझता हूं मलिक साहब कि इसका फायदा दोहरा फायदा है, ना सिर्फ लोगों को पहुंचेगा बल्कि आपकी हुकूमत को भी पहुंचेगा। और माह भी ऐसा है, महीना भी ऐसा है जो बरकत वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। मलिक अहमद खान साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, मियां इब्रार हफीज साहब, सेक्रेटरी जनरल कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना ही, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि जो सब्सिडी प्रोवाइड की गई है इस हवाले से, एक उसका जो यूटिलाइज हो रही है, जो इस्तेमाल हो रही है, कड़ी नज़र रखी जाए और ऐसे इलाकों को टारगेट किया जाए, दूर दराज इलाकों को टारगेट किया जाए जहां पे लोग वाकई मुंतज़र होते हैं कि उन्हें चीज़ जो है थोड़ी सी मार्केट के रेट से सस्ती मिल सके। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।